ओके, देखो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स और जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है फोर्स एंड प्रेशर। आज हम इसमें पढ़ेंगे फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का आप डेली लाइफ में अच्छे से यूज करते हैं। किसी चीज़ को पुश करना या किसी चीज़ को पुल करना या फिर किसी चीज़ को स्क्वीज करना, मोड़ना, निचोड़ना, ये सारा क्या है, फोर्स का ही काम है। अलग अलग तरह के फोर्सेज होते हैं और उनको हम अलग अलग तरह से अप्लाई करते हैं। तो यही सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है। देखो, सबसे पहले देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फोर्स क्या है? वी यूज So फोर्स may ऑल द we टाइम। read? रीड करने का जब टाइम आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो, वी यूज फोर्स ऑल द टाइम। वी यूज फोर्स टू ओपन ए डोर। वी यूज फोर्स टू पिक अप द स्कूल बैग। वी यूज फोर्स टू ब्रश आवर टीथ। We use force to squeeze out toothpaste from the tube and so on. Force is not an object which can be seen. Force can be experienced or measured. We can experience the force of pull of earth on us and can measure it by a weight machine. Now we are in position to define the force. देखो, फोर्स को आप देख नहीं सकते, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अलग अलग मेथड हैं इन सब चीज़ों को करने के। जो डेफिनेशन है फोर्स की वो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर आप धक्का लगाना या फिर उसको खींचना, यही क्या है, फोर्स। और इसकी जो डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी कि Force is a push or pull which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion, direction of motion or the shape and size of a body। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को पुश करेंगे, पुल करेंगे या फिर किसी चीज़ को स्क्वीज करेंगे तो उसकी जो पर्टिकुलर स्टेट होगी, मतलब या तो वो एक जगह पे स्थिर है, स्टेबल है, या फिर वो मूवेबल है, तो उसकी जो वो जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, जो उसकी कंडीशन है, उसमें परिवर्तन आना चाहिए जब आप उसमें कोई फोर्स आप उसमें अप्लाई करोगे। चाहे आप उसको धक्का लगा रहे हो, खींच रहे हो, या फिर उसको आप मरोड़ रहे हो। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे फोर्स। अब देखो, फोर्स को फिजिक्स में मेजर करने के लिए आपको इसकी यूनिट का पता होना चाहिए। यूनिट मतलब कि किस यूनिट में इसको आप डिफाइन करेंगे, किलोग्राम है या फिर बाद में ये लीटर में है या किलोमीटर में है। तो इस तरह से जो फोर्स की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, फोर्स की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूटन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसकी एक डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में आप इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये डायरेक्शन की एक तरह से आप जैसे पुल करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरह से। पुश कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। स्क्वीज कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के मतलब अपोजिट हो गई। तो इस तरह से इसकी एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। 1 Newton force is that much force which produces an acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 किलोग्राम। इसका मतलब देखो कि 1 किलोग्राम की कोई चीज है और उसको एक तरह से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड देने के लिए, एक्सेलरेशन देने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलेंगे, न्यूटन। ओके, ये समझ में आया यूनिट। देखो, यूनिट ऑफ फोर्स ऑन सीजीएस सिस्टम इज डाइन। दो तरह की सिस्टम चलती है, एक एसआई सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम। तो एसआई में तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और सीजीएस में क्या होगा इसका, डाइन। तो अक्सर क्या है कि चीज़ों की जो यूनिट है वो अपन एसआई यूनिट में ही उसको काम लेते हैं। तो लेकिन इसमें जो सीजीएस सिस्टम है उसमें इसकी यूनिट क्या है, डाइन। और डाइन का मतलब क्या है, देखो इसमें 1 dyne force is that much force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम कोई चीज है उसको 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड को प्राप्त करने के लिए जितनी फोर्स की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं 1 डाइन। अब डाइन और न्यूटन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, अगर एक डाइन, अगर आप 1 न्यूटन के इक्वल अगर डाइन को बांधते हो तो 1 न्यूटन में कितना फोर्स होता है,
10⁵ डाइन का जितना उसमें फोर्स होता है। ठीक है, तो कहीं पे न्यूटन का यूज करेंगे किसी फॉर्मूला में, कहीं पे डाइन का यूज करेंगे, दोनों को इक्वल करना आपको आना चाहिए। 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डाइन। ओके, नेक्स्ट देखो, ए फोर्स प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट, स्टॉप्स or tries to stop a moving body, changes or tries to change the direction of motion of a body and produces produces and tries to produce a change in a shape of a body। देखो, इसको आप इस तरह से समझो कि एक फोर्स क्या है, वो क्या करता है, या तो कोई स्टेबल कंडीशन में, जैसे कि ये जो है, ये माउस है मेरे हाथ में रखा हुआ है, अब मैंने फोर्स लगा के इसको क्या कर रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, मतलब पुल कर रहा हूँ इसको, तो इसकी पहले स्टेट पोजीशन थी, मतलब एक स्टेबल कंडीशन थी, अब मैंने इसको उठाया तो ये मूव हुआ, तो मूवेबल कंडीशन हो गई। मतलब या तो इसकी स्टेबल कंडीशन को मैं मूवेबल बना सकता हूँ फोर्स लगा के, या फिर ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, मैंने फोर्स लगाया इस हाथ से और ये देखो ये स्टेबल कंडीशन में आ गया। पहले ये मूवेबल था, मैंने फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में और ये यहाँ पे आके एक स्टेबल कंडीशन में हो गया। तो इस तरह से एक फोर्स जो है एक स्टेबल चीज को मूवेबल बना सकता है, मूवेबल चीज को स्टेबल बना सकता है, और इसके साथ में ही आपने देखा होगा कि शेप में भी चेंज कर सकता है। शेप में चेंज करने का मैं आपको मेथड समझाऊं तो देखो, कोई चीज है, जैसे एग्जांपल देखना, हाँ सर ये पेन ले लो। नहीं, जैसे ये वायर है मेरे पास, ये वायर है, अब मैं इसको स्क्वीज कर रहा हूँ, ये देखो पहले इसकी शेप देखो इस तरह से है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसमें ऐसे देखो, मैंने इसमें कोई फोर्स लगाया और मैंने इसको स्क्वीज कर दिया, अब इसकी शेप क्या हो गई, इस तरह से हो गई, दिख रही है आपको? यस सर। तो ये जो है, sir। इस तरह से आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स लगा के उसकी शेप को या साइज को भी चेंज कर सकते हो। स्पंज देखा आपने, स्पंज को दबाते हैं तो उसकी साइज चेंज हो जाती है, और वापस से छोड़ते हैं तो वापस से वो अपनी रियल कंडीशन में आ जाता है। हाँ, इसी को सर बोलते ये हैं, बॉल भी आती है ना येलो वाली, हाँ स्माइल वाली, सर उसको दबाते हैं हाँ, तो वो उसको अलग दबाते से हैं तो होती वो है। शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप फोर्स लगा के चीजों को चेंज कर सकते हो। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स लगाने से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट देखते हैं इसमें, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। जो मैंने भी बताया था ना कि अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हो तो वो चलती हुई चीज को रोक देगा, रुकी हुई चीज को चलाने लगेगा, मतलब वो एक तरह से उसकी जो कंडीशन है, या तो वो स्टेशनरी है या फिर वो मूवेबल है, उसको चेंज कर देगा। तो देखते हैं इसमें, ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव। बताया था, माउस को रख के, स्टेशनरी थी, स्टेबल थी, उसको मैंने मूव करवा दिया फोर्स लगा के। यू कैन पिक ए स्टेशनरी फुटबॉल, इट मूव्स। अगर कोई फुटबॉल रखी हुई है, आप उसको उठाओगे तो मूवेबल कंडीशन हो गई ना उसकी, पहले स्टेशनरी थी, एक जगह पे रखी हुई थी, आपने उसको हाथ में लिया तो मूवेबल है, अब वो स्टेबल नहीं है। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। जैसे क्रिकेट में बॉल होती है, जब बैट्समैन बल्ले से उस बॉल को मारता है, वो हवा में होती है तो मूवेबल है, और जब कोई कैच कर लेता है उसको तो वो क्या हो जाती है, स्टेबल कंडीशन हो जाती है। मतलब मूवेबल कंडीशन को उसने क्या कर दिया, स्टेशनरी कंडीशन में उसको ला दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। वही चीज यहाँ पे है, ए फील्डर कैचेज ए मूविंग क्रिकेट बॉल टू स्टॉप इट्स मोशन। A force can increase the speed of a moving object when a force is applied on a moving object in the direction of motion, its speed increases। देखो, इसको आप देखने के लिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपके फ्रेंड आगे जा रहे हैं, अगर आप उनके ऐसे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अगर आप उनके पीछे आके धक्का लगाओगे ना तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले से चल रहे थे, मूविंग थी उनकी जो स्पीड थी, पीछे से आके धक्का लगाओगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब वो थोड़ा तेज चलेंगे। और अगर वो सामने से आ रहे हैं, आपने उनके सामने से आया और भिड़ गए, स्टेबल हो गए, स्टेशनरी कंडीशन, वहीं पे रुक गए दोनों। तो इस तरह से जो है आप स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर सेम डायरेक्शन में अगर वो फोर्स अप्लाई किया जाता है तो आप उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इस तरह से है, इस तरह से डायरेक्शन है, और उसके आप अपोजिट साइड से अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसकी स्पीड एक तरह से रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक है सर, इसमें तो बोल सकते हैं ना कि एक फुटबॉल है, अगर सर पर उसको धीरे से किक मारेंगे तो सर उसकी स्लो स्पीड रहेगी, और तेज मारेंगे तो सर स्पीड इसकी हाँ, इंक्रीज बोल हो सकते जाएगी। हैं, बोल सकते हैं। हाँ जी, नहीं बोलो। को पीछे ना
तो वो तो गिरेगा, और अगर आगे से जाके देंगे तो भी गिरेगा, फिर वो भगेगा कहाँ? वो गिरेगा, वो इसलिए गिरेगा क्योंकि उसके पैर जो है ना वो फर्श से अटैच हैं, और फर्श और पैरों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, जो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें कैसे मतलब कि काम करती है। वो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो वहाँ पे गिर जाता है धक्का लगाने से, नहीं तो वो एकदम से तेज भागेगा अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो। ओके, A force can decrease the speed of a moving object when a force is applied on a moving object in direction opposite to the direction of motion, its speed decreases। अभी बताया ना, ऐसे सामने से अगर आप किसी के आके धक्का मारोगे तो वो आपकी या तो स्पीड कम हो जाएगी या फिर आप रुक जाओगे। ठीक है, वही बात है। नेक्स्ट देखो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये कैसे? आपने देखा होगा कि जब बॉलर जब क्रिकेट की बॉल को जब बैट्समैन की तरफ फेंकता है तो डायरेक्शन उसकी क्या है, अगर ऐसे है तो वो क्या करेगा, बल्ले से मतलब बैट से उसको ऐसे मूव करे, ऐसे उसको मारेगा, तो उसकी डायरेक्शन पहले तो इस तरह से जा रही थी वो बॉल, जैसे वो हिट करेगी बैट के और वैसे वो क्या हो जाएगी, उसकी बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिधर वो मारना चाहेगा उधर वो चली जाएगी। इससे क्या हुआ, उसने फोर्स अप्लाई किया उस बैट से और उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ऐसे भी आप फोर्स से चीजों की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और वही बात यहाँ पे लिखी गई है और इसको रीड करेगी आशवी। Yes, sir. Force can change the direction of the motion of a moving object. There are many activities that show that that a force can change the direction of the motion of an moving object. During the game of cricket, the batsman changes the direction of the moving ball by touching or striking it with the bat at a suitable angle. When you pass alongside a bus or truck imitate, emitting smoke, you wave the you wave the smoke away by moving your hand. Your moving hand exerts force on the smoke and pushes it away. ओके, देखो जो क्रिकेट बॉल का जो मैंने एग्जांपल बताया वो तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से एक बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सेकंड, इसमें जो एग्जांपल दिया गया है वो है कि अगर आप कभी ट्रैफिक में जाते हो और वहाँ पे धूल मिट्टी होती है तो आप क्या करते हो, अरे बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, ऐसे करते हो ना। हाँ, ऐसे करने से क्या इसी होगा, तरीके से होता है। हाँ, ऐसे करने से क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना जिनकी Force लगता है। ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल्स का एक तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, वो चेंज हो जाती है, वो आपकी तरफ नहीं आती फिर बाद में, या तो वो इधर जाएगी, आप ऐसे करोगे तो वो आपके हाथ के साथ इधर चली जाएगी, ऐसे करोगे आपके हाथ के साथ इधर चली जाएगी। तो उनके जो पार्टिकल्स है ना उनकी डायरेक्शन आपके आपके नोज के या फिर आपके आइज के आसपास में नहीं रहती है। इस वजह से क्या होता है कि वो जो है एक तरह से जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके मुंह में या फिर नाक में या फिर आंखों में नहीं जाते हैं। ठीक है, सर एक बात पूछ, सर अगर वो ऐसे करता है ना तो वो इधर की साइड आ जाता है, तो वो जाने लगते हैं, फिर अपन उधर कर देता है, तो सर वो बेचारे जाते ही कहाँ होंगे, क्योंकि अपन तो इधर वो होते उस हैं। पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है ना वो कम हो जाती है, जाते तो इधर उधर ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया जिधर जितना आपका हाथ चल रहा है ना उतनी दूरी में वो उनके पार्टिकल्स का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। ओके, सर इंजीनियर तन्नू ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे बदबू आ रही है। हाँ, तो वो बदबू आ रही है तो वो बदबू इसीलिए चली जाती है। बदबू क्या है, वो एक तरह से वो स्मेल वाले पार्टिकल्स ही हैं। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब शेप और साइज कैसे, एक एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो, आपने कभी बलून लिया है, बलून Yes, sir. अगर Yes, फूला हुआ sir. बलून है, उसमें अगर एयर है, आप उसको कैसे भी स्क्वीज करोगे उसका शेप चेंज हो जाता है। कभी वो लंबे वाला बलून देखा है, Yes, sir. लंबे वाले बलून से वो जो ना क्या क्या चीजें बना Yes, देते हैं, sir. ककड़ी बना देते Yes, हैं, sir. कभी कोई बॉल बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं। ककड़ी। ठीक है, सर तो वो पेयर भी बन जाता है कभी कभार। हाँ, उससे वो रैबिट भी बना देते हैं, अजीब अजीब सी चीजें बना देते हैं वो, सर उसको मोड़ फ्रॉक तोड़ भी मोड़ बना के। देते हैं, बोलो। हाँ, तो वो क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके वो ऐसी चीजें करते तो हैं। यहाँ पे तो सर छोटे बच्चे रोते हैं ना, तब सर हाँ। उनको ग्लव्स के गुब्बारे बना इसके अलावा टूथपेस्ट देखा है, टूथपेस्ट में जो ट्यूब होती है उसमें जब वो नहीं रहती है, पेस्ट नहीं रहती, आप उसको दबा दबा के जो है ना निचोड़ निचोड़ के उसमें से निकालते हो तो उसकी साइज चेंज हो जाती है ना, अलग ही तरह से दिखने लगती सर है। ऐसे नहीं, दे देते हैं। हाँ, तो वो भी क्या है, फोर्स की वजह से उसके ऊपर साइज जो है उसकी चेंज हो जाती है। चलो इसको सर रीड ऐसे नहीं, करेगी इसको काट अंजनी। के। शेप भी चेंज। ओके वेट, अंजनी रीड करो इसको। Force can change the shape and size of an object.
When a force is applied on a soft object, it changes the size and shape of the object. For example, first, when an inflated balloon is pressed between the two hands, its shape and size change. Second, when the bowl of wheat flour is present, its shapes change. In fact, it can be given any shape. Third, when a spring is pulled, its shape and size change. Fourth, foam or sponge can be compressed by applying force on it. Fifth, the shape of toothpaste tube changes on squeezing. सर ऊपर करो. नहीं यही है. अच्छा तो ठीक है. Thus we see that the force acting on a body is push, pull or squeeze. ओके देखो, बलून का एग्जांपल मैंने समझा दिया. नेक्स्ट देखो, आपने कभी मम्मी खाना बना रही होती है तो वो आटे का डो होता है, उसको देखा है कैसे उस रहती है। गोल गोल से Yes, गोल sir. गोल से वो क्या रोटी बना देती है, चपाती बना देती है गोल गोल फ्लैट. हाँ वो उसकी साइज चेंज कर देती है पुश करके, मतलब कि उसके ऊपर रोलर चला के. ठीक है, तो वो उसके ऊपर प्रेशर लगाती है और सॉरी वो फोर्स लगाती है और उसी फोर्स की वजह से वो जो डो का जो साइज है वो चेंज हो जाता है. स्प्रिंग आपने देखे होगी कभी, आप स्प्रिंग जो है उसमें टेंसाइल फोर्स होता है. अगर आप उसको खींचते हो तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो साइज है वो चेंज हो जाती है. जब आप उसको छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वापस से अपनी पुरानी जो साइज है उसमें आ जाती है. ऐसे आप उसको पुश भी कर सकते हो तो भी उसमें क्या होगा, साइज चेंज होगी. फोम और स्पॉन्ज का मैंने आपको पहले बता दिया कि फोम होते हैं ना, उसको आप हाथ से जब दबाओगे तो वो पुरानी नई शेप में आ जाएगा, वापस से छोड़ोगे वो अपनी पूरी स्टेबल कंडीशन में वापस से पहुंच जाएगा. टूथपेस्ट का मैंने आपको एग्जांपल पहले बता दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे वो चपाती वाला एग्जांपल है, देख के खुश हो लो. चलो इसके साथ में देखो चीज़ें समझ में आई ना, फोर्स अप्लाई करने से चीज़ें कैसे बदलती है. अभी तक अपन ने ये देखा. अब देखते हैं कि फोर्स जो है वो दो तरह से होता है, एक तो बैलेंस्ड फोर्स होता है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है. बैलेंस्ड फोर्स कैसे होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे होता है, एक एक करके देखते हैं. हाँ, इसका मीन समझाते हैं. देखो, बैलेंस फोर्स का मतलब होता है किसी चीज को मतलब कि एक स्टेबल कंडीशन में पहुंचाना, मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद में चीजें अपनी जो कंडीशन है उसको चेंज ना करे, उसी को बोलेंगे बैलेंस फोर्स. और जब वो चीजें चेंज हो जाएगी, मतलब अपनी कंडीशन चेंज कर लेगी, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स. कैसे, सबसे पहले देखते हैं बैलेंस फोर्स. इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंजेस in the state of rest or uniform motion or direction of the motion, then they are called as balanced forces. कैसे, देखो वही एग्जांपल ये माउस का है. अगर ये माउस इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, अब ये इस तरह से रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर पुश कर रहा हूं, दबा रहा हूं. अब मैं इधर तो दबा रहा हूं और नीचे से जो दूसरा मेरा हैंड है वो इसके ऊपर वापस से अपोजिट फोर्स लगा रहा है. तो इसकी जो फोर्स है, ऊपर वाले हैंड की फोर्स और नीचे वाले हैंड की फोर्स जो है वो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहीं पे भी जो है ना मूव नहीं करने दे रही है. दोनों की अपोजिट जो फोर्स है वो इसको एक स्टेबल कंडीशन में रखी हुई है. तो इस वजह से ये क्या हो गया, अपनी कंडीशन को चेंज नहीं कर रहा है. और इस फोर्स को बोलेंगे क्या, बैलेंस्ड फोर्स. मतलब ऊपर वाले हाथ से और नीचे वाले हाथ से अगर मैं पुश कर रहा हूं तो ये दोनों मिला के एक ऑब्जेक्ट को एक स्टेबल कंडीशन दे देंगे, इसी को बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स. ये चीज है ना मूवेबल चीज में भी, मूवेबल फोर्स में, मूवेबल थिंग्स में भी हो सकती है. कैसे, इमेजिन करो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मूव कर रहा है. आपने रॉकेट देखा, रॉकेट. Yes sir. यस तो सर, रॉकेट जो है वो ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है रॉकेट. ठीक है, सीधा तो होता है. जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें से ऐसे जो थ्रस्ट है, जो उसमें फ्यूल है, थ्रस्ट, वो उसको नीचे फोर्स दबाता है, नीचे की ओर दबाता है. और इमेजिन करो उसी के जस्ट अपोजिट साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे दबाता है. ये तो उसको ऊपर फेंक रहा है, मतलब उसका Force लगता प्रोपल्शन है, तो हाँ. उसको ऊपर फेंक रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे दबाता है. अगर उसका थ्रस्ट उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो वो रॉकेट है वो वहीं पे रुक के रह जाएगा, जाएगा ही नहीं कहीं आगे. ठीक है, और अगर ऐसा वो मूवेबल है और अगर उसके ऊपर जितना थ्रस्ट उस पर लग रहा है और उतना ही उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो ऐसे मूव करता रहेगा, जब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई एक पर्टिकुलर फोर्स जो है उसमें कम या ज्यादा ना हो जाए. अगर वो एक पर्टिकुलर फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो वो उसको नीचे लेके आ जाएगा, और अगर प्रोपल्सन वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो उसको ऊपर भेज देगा जल्दी से. चलती हुई चीज में भी इस तरह से चीजें, मतलब इस तरह से फोर्सेस जो हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं और वो उसकी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं.
ठीक है। यार दुख रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं बैलेंस फोर्सेस के। ए पर्सन होल्डिंग ए ब्रीफ केस इन हैंड, कोई आदमी ऐसे कोई ब्रीफ केस को हाथ में रखे हुए है, तो उसमें क्या हाथ से क्या कर रहा है, उसको वो फोर्स लगा रहा है, पुल फोर्स लगा रहा है, और उसके नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जितना उसमें वेट है, तो वो उसको बैलेंस रखता है। मतलब जितना उसने खींचने में लगाया उतना ही फोर्स उसमें ग्रेविटी लगा रही है, तो इस वजह से वो स्टेबल कंडीशन में रहता है अपने हाथ में। अगर आपने हाथ को छोड़ दिया तो वो ब्रीफ केस कहाँ पे जाएगा, जमीन के ऊपर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज्यादा हो गया। जो फोर्स ज्यादा हो जाएगा उसी तरफ वो खींचते चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, बुक रेस्टिंग ऑन टेबल। एक बुक जो है वो एक टेबल पर रखी हुई है, जैसे एग्जांपल ये माउस जो है मेरे हैंड पर रखा हुआ है। अब आपको पता नहीं है, लेकिन ये जो माउस है ना, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस माउस के ऊपर ग्रेविटेशनल Yes, फोर्स लग लग रहा रहा है, और ये जो है इसको नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन इसमें एक अपोजिट जो फोर्स है वो भी लग रहा है, वो जो मेरे हैंड से लग रहा है। ठीक है, ये मेरे हैंड से लग रहा है जो इसको अपनी कंडीशन में स्टेबल बनाए रखे है। तो अपोजिट फोर्स भी लग रहा है, और इसके ऊपर जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो मेरे हैंड का जो कि ऊपर की साइड में है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। दोनों इक्वल हो गए तब ये स्टेबल कंडीशन में है। ऐसा ही टेबल के ऊपर, आप टेबल के ऊपर कोई चीज रखते हो तो टेबल जो होती है वो उसको ऊपर पुश एक तरह से पुश करती है, और जो वो चीज है जो उसके ऊपर रखी हुई है वो उसको ग्रेविटेशनल की वजह से नीचे उसको धक्का देती है। इसी वजह से टेबल के ऊपर वो जो चीज है वो स्टेबल कंडीशन में बनी रहती है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद स्क्वेजिंग ए लेमन, ये अलग है, ये अनबैलेंस फोर्सेज में इसको देखेंगे कैसे। देखो अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन दे आर टर्म्ड एज अनबैलेंस फोर्सेस। कैसे, देखो बहुत सारे फोर्स लगते हैं कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, और कोई एक फोर्स अगर उसमें हावी हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, वो उसी तरफ जो है अपना जो बिहेव है वो करने लग जाता है। जैसे एक फुटबॉल रखी हुई है स्टेबल कंडीशन में, फुटबॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका खुद का फ्रिक्शन जो उसको वहीं पे रखे हुए है। ठीक है, अगर आप आए वहां पे चल रहे हो और आपने उसके ऊपर किक मारा, अब किक मारा तो मतलब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करते वो फुटबॉल जो है वो वहां से मूव करेगी। इसका मतलब उसमें जो किक जो आपने मारा है ना, वो फोर्स उसके ऊपर ज्यादा है उस ग्रेविटेशनल फोर्स और उस फ्रिक्शन से। इस वजह से वो क्या हो गई, अपनी कंडीशन उसने चेंज कर दी, पहले स्टेशनरी थी अब वो मूवेबल हो गई। ठीक है, तो इस तरह से सर सूटकेस होता है। हाँ सूटकेस। तो ये जो है ये है अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब कि उसने उस चीज को अपनी जो कंडीशन थी उसमें से उसने चेंज कर दिया, तो इस तरह से उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। जैसे द ब्रीफ केस रिलीज फ्रॉम ए पर्सन हैंड, पहले ऐसे था, उसने हाथ से छोड़ दिया, छोड़ते क्या हुआ, ग्रेविटी अपना काम करेगी और उसको नीचे खींचेगी, तो इससे क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया ना वो। मतलब एक फोर्स ने ज़्यादा काम किया, दूसरे फोर्स ने कम काम किया, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई, पहले स्टेशनरी थी अब वो मोशन में आ गई। इसके बाद स्टोन ड्रॉप्ड एक्सेट्रा, पत्थर फेंका आपने, तो पत्थर फेंका है, तो जब आप एक पत्थर को हाथ में रखते हो, पत्थर को हाथ में रख के ऐसे उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, मतलब अपने मसल से उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, वो जाता है इस तरह से आर्क की फॉर्म में जाता है और आगे जाके गिर जाता है। वो आर्क की फॉर्म में क्यों जाता है, क्योंकि जब तक वो हवा में रहता है उसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटी और एक फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन जिसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये जो है इसको रोकेगा, एयर भी उसको रोकने की कोशिश करेगी, ग्रेविटी उसको नीचे की और खींचेगी। इस वजह से वो क्या है, आर्क की फॉर्म में नीचे जाके स्टेबल हो जाएगा, एक कहीं पे जाके गिर जाएगा। इस फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। सर ये वापस समझाओ अनबैलेंस। अनबैलेंस का मतलब देखो, एक जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं, और एक पर्टिकुलर फोर्स जैसे 3-4 फोर्स अगर लग रहे हैं, अगर कोई भी एक फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लग गया तो वो क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन उस जो थिंग है उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, उसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था माउस का एग्जांपल, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अंजनी, बताना मुझे एक बार। ग्रेविटी। सर किस पे? ये जो माउस मेरे हैंड में है इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? फ्रिक्शन और ग्रेविटी। देखो फ्रिक्शन और ग्रेविटी, फ्रिक्शन इसको इधर उधर जाने से रोक रहा है और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। ठीक है,
अब जो है मैं इसमें तीसरा फोर्स लगा रहा हूं जो मेरे हैंड का है, पुल फोर्स। ठीक है, मैंने इसको पुल किया। अब ये जो पुल फोर्स है ये ग्रेविटी से ज्यादा हो गया, इसीलिए तो मैं इसको उठा पाया। अब मैंने अगर इसको उठा लिया मतलब कि इसके ऊपर मैंने एक एडिशनल फोर्स अप्लाई किया और उसका जो एक तरह से जो फोर्स का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, इस वजह से क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो माउस है, इसकी सिचुएशन चेंज हो गई। पहले स्टेबल था, अब ये मूविंग हो गया। इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि पहले ये बैलेंस्ड फोर्स था तो एक चीज को अपनी कंडीशन में बनाए रखे था, दूसरा फोर्स आया या फिर दूसरा फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। नहीं आया समझ में? सर आ गया। अंजनी? सर समझ गई। ओके, नेक्स्ट देखो, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स देख लिया। अब देखेंगे फोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। देखो टू क्लासेस कौन कौन सी है, एक तो उसमें होगा कांटेक्ट फोर्स और एक होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसको अच्छे से समझना। कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है कि जो चीजें मतलब चीजें एक दूसरे के संपर्क में रहेगी फिजिकली, तो उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक वो किसी चीज के कांटेक्ट में है, तभी फ्रिक्शन लगेगा। मुझे बताना है, दो मेरे हाथ हैं, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है क्या? नो सर। अगर मैं इन दो पास में No, रखूंगा sir. तो फ्रिक्शन लगेगा। यस सर। Yes, sir. ओके, अब देखो ये मेरा हाथ मूव कर रहा है तो इसमें एयर है, एयर में मेरा हाथ मूव कर रहा है तो एयर और हाथ के बीच में क्या फ्रिक्शन काम कर रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स या फिर ऐसा कोई फोर्स जो कि किसी चीज को मतलब टच होने के बाद में काम करता है, मतलब फिजिकली उसका कांटेक्ट होना जरूरी होता है, तो बोलेंगे उसको क्या, कांटेक्ट फोर्स। और अगर फिजिकली वो कांटेक्ट में नहीं है और फिर वो फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे मुझे अब बताओ, ये माउस है, क्या इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अभी मेरे हाथ में? Gravitational, fractional. और फ्रिक्शन। और एक मेरा और पुल फोर्स भी तो लग रहा है, Yes, एक sir. मेरा पुलिंग फोर्स भी तो लग रहा है, जो मसल से मेरा लग रहा है इस पे। हाँ। ठीक है, Yes, sir. तो ये फोर्स लग रहे हैं। इसमें से देखो जो जो फ्रिक्शन है वो मेरी उंगलियों से इसने पकड़ा हुआ है, तो ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स। जो मैंने मसल से इसको उठा रखा है तो ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट के बिना क्या मैं इसको उठा सकता हूं? नो सर। नहीं उठा सकते। तीसरा फोर्स आपने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटी इसके कांटेक्ट में है? यस सर। यस अरे सर। नहीं, ग्रेविटी कहाँ है, कहाँ है ग्रेविटी, दिख रही है क्या? Sir, नीचे अट्रैक्ट तो कर रही है ना उसको. कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ के कांटेक्ट में है क्या ये? नहीं है सर. अर्थ का ही तो है नहीं ग्रेविटी है. इसके ऊपर। अरे बेटा, ग्रेविटी के फोर्स किसका है इसके ऊपर? अर्थ का है ना। अर्थ इसके संपर्क में है क्या, बताओ? नहीं है ना, सर. तो अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट में होना, आप उसको ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखो। आया समझ में? नहीं आया? Yes, sir. अंजनी के चेहरे से लग सर। रहा है नहीं आया। यस सर। नहीं आया। देखो एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। जैसे कि अंजनी बेटा, इसमें तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक मेरा मसल्स का फोर्स लग रहा है, एक मेरा फ्रिक्शन लग रहा है उंगलियों और इसके बीच में। तो मसल्स और उंगलियों का जो फोर्स लग रहा है वो कांटेक्ट में, इसीलिए लग रहा है, माउस के कांटेक्ट में। तीसरा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ का। अर्थ का। ये अर्थ के कांटेक्ट में है क्या ये माउस? हाँ है। अर्थ के कांटेक्ट में कहाँ है ये माउस? मैं इसको जब फर्स्ट, कोई चीज उसके ऊपर खड़ी होगी ना अरे बेटा तब लगेगा अगर वो। मैं इसको फर्श पे रखूंगा तभी अर्थ के कांटेक्ट में आएगा ना। अच्छा हाँ फर्श तो पे नहीं है। फर्श पे नहीं है ना, ये हवा में ही तो है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, जो कि इसके ऊपर टच में नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक एक करके समझाऊंगा ना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें कांटेक्ट फोर्स। देखो, इन ऑल द अबव केसेस वी ऑब्जर्व दैट फोर्स acts on an object only when the force is in contact with the object. Such forces are called contact forces. जो भी अभी अपन ने देखे, पुश हो या पुल हो या फिर स्क्वीज हो, ये चीज़ें क्या है, जब अपन टच कर रहे हैं तभी तो वो हो रही है, तो वो क्या है, वो सारी कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसमें देखो एक टायर है, इसको पुश किया जा रहा है एक लकड़ी की सहायता से।
तो ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है ना। जब तक ये लकड़ी इसको टच नहीं करेगी तब इसके ऊपर प्रेशर आएगा क्या, फोर्स आएगा क्या इसके ऊपर, नहीं आएगा। नो सर। अंजनी बेटा अपना माइक अनम्यूट करके बात बोला करो आप। हाँ वो सर, अगर जैसे मान लो कि अगर कोई कार है ना, अगर मान लो उसका पेट्रोल खत्म हो गया और वो वहीं पे स्टॉप हो गई, हम्म तो है ना उसको मूव कराने के लिए पीछे से जो लोग धक्का देंगे वो कांटेक्ट, और अगर वो खड़ा है पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहा तो नॉन कांटेक्ट, ऐसा ना। हाँ, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है उसके ऊपर, जो उसको जमीन पे रखे हुए है, ग्रेविटी। ग्रेविटेशन। ग्रेविटी तो रखी हुई है ना उसको, हालांकि वो उस वक्त कांटेक्ट में है ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी जो है इस पेन के ऊपर भी लग रही है। अगर ये हवा में है तो भी इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, नीचे है तो भी इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है। मतलब ग्रेविटी का फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट है, कांटेक्ट में रहे चाहे ना रहे चीज, उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। मानते हो इस चीज को? यस सर। चलो कांटेक्ट फोर्स में देखते हैं। सबसे पहले नॉन कांटेक्ट में जब आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें। देखो, कांटेक्ट फोर्स रिप्रेजेंट the result of physical contact between two objects, one by which force is exerted and the other one which force is exerted। देखो इसका मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें से एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर दो अलग अलग तरह के फोर्स लगेंगे। तो उसमें क्या होगा कि मतलब वो जो फोर्स होंगे वो उसको संपर्क में आने के लिए जरूरी है उसके ऊपर फोर्स लगाना। फोर्स लगाने के लिए उसको कांटेक्ट में होना जरूरी है, चाहे वो पुल हो या चाहे पुश फोर्स हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट फोर्स के लिए जरूरी है कि एक ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगाने के लिए वो चीज़ जो है उसके संपर्क में होना चाहिए। ठीक है, जैसे पुल का फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ उसके संपर्क में रहेगी, पुश का फोर्स लगाएंगे तो उसमें संपर्क में रहेगी। जैसे पुलिंग या फिर स्ट्रेचिंग, किसी चीज़ को खींचते हो, खींचने के लिए उसके संपर्क में होना जरूरी है, फिर बिना खींचे ही आप उसको बिना टच किए उसको खींच सकते हो क्या? अरे भाई मुझे बताओ, इस वायर को आप बिना टच किए खींच सकते हो क्या? इस वायर को बिना टच किए खींच सकते हो क्या? तो टच करना जरूरी है, मतलब कांटेक्ट करना जरूरी है, तभी आप इसको खींच पाओगे। इसी को बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। यस सर। तो पुलिंग ऑफ ए कोइल्ड स्प्रिंग, पुलिंग ऑफ ए कार्ट और किकिंग ऑफ ए फुटबॉल आर सम एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। समझ में आ गए? धक्का मारोगे किसी फुटबॉल को तो टच होना चाहिए, ऐसे बिना टच के धक्का मार दोगे, किक मार दोगे एक फुटबॉल के, लग जाएगा किक? नहीं लगेगा। नो सर। नो द सर। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अस बाय द विंड इज ऑल्सो कांटेक्ट फोर्स। जो फोर्स एक हवा जो अपने ऊपर डालती है, कई बार आंधी आती है तो अपने को जो बहुत तेज हवा चलती है अपन उसके साथ में इसे इधर उधर मूव करते हैं, तो वो हवा जो है जब तक अपने टच नहीं करेगी, जब तक अपन इधर उधर करेंगे क्या, नहीं हो पाएगा। तो कांटेक्ट होना जरूरी है उस एयर का उस ह्यूमन बॉडी पे। तो इस तरह के ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि कांटेक्ट फोर्स को दिखाते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस आर द फॉलोइंग स्टेप्स। देखो अब ये कांटेक्ट फोर्स जो है ये अलग अलग तरह से अप्लाई किए जाते हैं। कैसे कैसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अपन देखेंगे मस्कुलर फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में ही अपन पढ़ रहे हैं इनको, और सबसे पहला क्या है, मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स को समझाने से पहले इसको रीड करना है और इसको रीड करेगी तनु। Muscular force. If a school bag is lifted or a football is kicked, force is applied. Whatever you do it with the force of your muscles. Your body has to be in contact with the object to apply a force. This force exerted by the muscles is called a muscular force. All animals and human beings use their muscles to do work. The muscles exert a force on the object that brings it in the motion. Muscular force can also change the speed of the moving bodies. Figure A and B. ओके देखो, मस्कुलर फोर्स मतलब कि कोई भी एनिमल हो या ये ह्यूमन हो, अपनी मसल्स का यूज करके जो फोर्स लगाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये मैं माउस को उठा रखा हूँ, किस वजह से, मसल्स के फोर्स की वजह से, उसी को बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। अच्छा, मस्कुलर फोर्स का मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मसल्स में जो होती है ना, जो मसल्स होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ पुल करने का फोर्स होता है, पुश करने का फोर्स नहीं होता। कैसे? जो पुश होता है ना वो भी मसल्स में एक तरह से मसल जो है ना श्रिंक हो सकती है, ऐसे नहीं कि वो एक्सपांड करेगी अपने आप को। कैसे?
जैसे आपने कोई चीज़ को ऐसे उठाना है, ये कोई फुटबॉल है या फिर कोई बॉल है, यहाँ पे क्रिकेट बॉल है। अब देखो अपना जो हाथ होता है ना, उसमें दो तीन तरह की मसल्स होती है। जैसे मान के चलो अगर मैं इसको इस तरह से उठाता हूँ और ये मेरा हैंड है, यहाँ पे मान के चलो कि ये मेरा हैंड है, इस तरह से। सर हैंड में 6 उंगलियां कब से आ गई? अरे उंगलियां मत गिनो, ये ऋतिक रोशन का हाथ है, उंगलियां मत- ठीक है। तो देखो अब मसल्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो हाथ की जो मसल्स होंगी ना, यहाँ वाली मसल्स, उनमें क्या होगा, ऐसे कुछ मस्कुलर फाइबर होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ खींच सकते हैं, अपने आप को पुश नहीं कर सकते। तो यहाँ से कोई स्ट्रिंग होगी, वो इसको खींचेगी। अब खींचेगी तो ये हाथ क्या है, मुड़ेगा ऐसे। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मसल्स क्या कैसे काम करती है, मसल्स में जैसे मान के चलो ये एक मसल की एक नर्व है, Triceps. ठीक है। अब अगर इसको उठाना है, तो अगर इसको उठाना है तो यहाँ पे अगर मैं धागा बांध दूँ, अगर मैं यहाँ पे धागा बांधूँ, कैसे, एग्जाम्पल से देखना। सर आप बोल लिया हो ना तो। नहीं नहीं, मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि मसल कैसे काम करती है। जैसे मसल में क्या होता है, ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं, मस्कुलर स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं। अब मसल में ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, सिर्फ पुल कर सकते हैं ऐसे। अगर ये स्ट्रिंग जो है ना ऐसे लूज है, ये अगर ऐसे लूज है, आप अपना हाथ क्यों उठा सकते हो, क्योंकि उसमें वो जो स्ट्रिंग है ना मसल में, वो इसको खींचता है, ऐसे खींचेगा तो ये हाथ ऊपर आ गया, खींचेगा तो ये जब तक ये स्ट्रिंग नहीं खींचेगा, जब तक ये मेरा हाथ ऊपर नहीं आएगा ऐसे। और जब इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा ना हाथ को, तो इसके अपोजिट में कोई स्ट्रिंग होगा, वो इसको नीचे खींचेगा और ये क्या हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा। ऊपर वाला लूज हो गया, नीचे वाला उसको खींच रहा है, तो ये हाथ मेरा नीचे चला गया। तो जो आप हाथ, जैसे अपन ऐसे हाथ को जैसे मैं उठा रहा हूँ ना, ऐसे हाथ को उठा रहा हूँ, तो अंदर जो है ना, मतलब मेरे यहाँ पे मसल्स जो है ना, वो उसको अंदर ही अंदर खींचते हैं। देखो मैं आपको मसल फोर्स बता रहा था, मस्कुलर फोर्स बता रहा था। तो मसल्स में क्या होता है कि एक मसल में दो तरह के स्ट्रिंग होते हैं, एक उसको ऊपर की तरफ खींचता है, तो दूसरा उसको नीचे की तरफ खींचता है। तो ऊपर वाला जब उसको खींच रहा होता है ना, जैसे इसके अंदर जो होगा वो मसल, जब वो उसको ऊपर वाला खींचेगा, तो ये मेरा हाथ, कलाई जो है ना ऐसे ऊपर जा रही है। जब मैं कलाई को नीचे लेके जाऊंगा ना, तो उसमें अपोजिट साइड में वो खींचेगा, ना कि वो उसको धक्का देगा। तो धक्का देने वाली कोई मसल्स नहीं होती है, सिर्फ खींचने वाली मसल्स होती है अपने ह्यूमन बॉडी में। एनिमल बॉडी में भी इस तरह से धक्का देने वाली कोई मसल्स नहीं होती है, सिर्फ खींचने वाली मसल्स होती है। जब वो खींचती है तो वो चीज़ें ऐसे ऊपर होती है, ठीक है। और यही जो मसल्स हैं, ये चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए काम करती है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे दो फिगर है, मैंने आपको बताया Yes, कि sir. मस्कुलर फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम भी कर सकता है और उसको ख़त्म भी कर सकता है, मतलब उसको मोशन से एक स्टेशनरी पोजीशन में ला सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये इसने क्या किया, ये फुटबॉल आ रही थी जो कि एक मोशन में थी, और इसने यहाँ पे अपने हाथों से इसको पुश किया। पुश करने से क्या होगा, ये अपनी जगह पे एक जगह पे जाके रुक गई। अब ये धीरे धीरे जब ये किक मारेगा, ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में देखो, ये धीरे धीरे किक मारेगा तो ये अपनी स्टेशनरी पोजीशन से मूव होके ये इस नेट में चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये मोशन हो गया। तो इस तरह मस्कुलर जो फोर्स है, उससे आप चीज़ों को ना सिर्फ आप रोक सकते हो, ना सिर्फ आप उसको मूवेबल बना सकते हो, बल्कि इनको स्पीड भी कम कर सकते हो। धीरे धीरे किक मारते हुए लेके जाते हैं ना बॉल को फुटबॉल में, तो इस तरह से उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो फोर्स है उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। इसको रीड करेगी सौम्या। Mechanical force. The force exerted by a machine is called mechanical force. Machines do not produce force by themselves. In order to produce force, they need energy from other sources. Mechanical force produced by a car engines and mechanical force produced by the turbines in the hydroelectrical power station figure are example of contact force. A crane lifting heavy object with the help of mechanical force is also an example of contact force. Here the heavy object and crane the crane come in contact with each other. Therefore, the mechanical force that makes the crane lift the object is in contact force. ओके, देखो मैकेनिकल फोर्स का मतलब होता है कि मशीनों से
लगाया गया फोर्स, मतलब मशीन जब काम करेगी तो उससे जो फोर्स जनरेट होगा उसको बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स। कैसे? देखो, आपने देखा होगा कि एक कार जो है वो मूव कब करती है, जब उसमें इंजन जो है उसको मतलब कि मूव करवाता है। अगर बिना स्टार्ट के अगर कार को मूव करवाना है तो आपको धक्का मारना पड़ेगा, मतलब कि आपको उसको पुश करना पड़ेगा। इंजन से अगर कोई कार चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल फोर्स से वो कार चल रही है। अगर आपको धक्का लगाने से वो कार चल रही है तो मतलब वो मस्कुलर फोर्स से वो कार चल रही है। तो मैकेनिकल फोर्स में यही होता है कि इंजन जो है उसमें एक तरह से टॉर्क जनरेट करता है, मतलब कि चीज़ों को मूव करवाने के लिए फोर्स जनरेट करता है। और वो फोर्स जो है उसमें शाफ्ट के द्वारा, मतलब शाफ्ट जो मतलब शाफ्ट क्या होती है, ऐसे अ, ऐसे उसमें एक तरह से शाफ्ट होती है और उसके ऊपर इस तरह से ये यहाँ पे एक बॉक्स होता है, जिसकी वजह से ये जो फोर्स है, जो इंजन ने इसको दिया है, मतलब जिससे ये घूम रहा है, तो ये जो फोर्स है, इसको घुमाने वाली फोर्स, ये अल्टीमेटली टायरों तक पहुँचती है, कार के टायरों तक पहुँचती है। और फिर कार के टायर जो है इस पूरी गाड़ी को आगे धक्का मारते हैं इस तरह से। ठीक है? तो ये है मैकेनिकल फोर्स जो कि इंजन से जनरेट हो रही है। आपने देखा होगा, मैंने आपको जब ज्योग्राफी में बताया था कि टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वोटर जो Yes, है sir. वो प्रेशर लगाता है कहाँ पे? टरबाइन पे। देखो ये रहा टरबाइन और ये Turbine रहा पे. वोटर। ये वोटर जो है Turbine. इसमें इस तरह से आ रहा है और ये यहाँ पे इसको प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर लगाएगा तो इसमें ऐसे टरबाइन जो है ये रोटेट करेगा। ये टरबाइन रोट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो इसमें क्या होगा? जनरेटर जो है यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। जब ये टरबाइन घूमता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जो जनरेटर होता है ना उसमें वो शाफ्ट जो है वो घूमती है और उससे फिर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है और उसी से फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरह से ये दोनों ही फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्सेस है। मैकेनिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स दोनों ही क्या है? कांटेक्ट फोर्सेस है। नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें अलग अलग पार्ट से लगाया गया जो फोर्स होता है, सारे मिलके जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। तो कैसे ये काम करता है उसको देखो। फोर्सेस दैट वी यूज विथ आवर हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। मतलब सबको मिला के जो फोर्स लगाता है उसको बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। व्हेन वी टाई ए स्टोन to a string and suspend it, the tension in the string opposes the force of gravity of the earth and keeps the stone from falling down. स्ट्रिंग से अगर आपने जैसे मान के चलो, मैंने ये वायर से मैंने ये जो चार्जर जो है ये मैंने इसको ऐसे बांध के लटका रखा है। ठीक है? अब इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही है? देखो, मेरी उंगली से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, एक तो ये फोर्स, मेरे हाथ में जो मसल्स है उसका फोर्स, और एक इसमें ग्रेविटी। तो जो मेरा जो ये हाथ का जो फोर्स है, मेरी उंगली में जो फोर्स लग रहा है, ये सारा मिला के, मतलब उंगलियां, हाथ, ये सारा मिला के इसमें फोर्स लगा रहा है। ये सारा क्या फोर्स है? इसमें अप्लाइड फोर्स। जो हाथ से जो मेरा फोर्स लग रहा है, इसमें मेरी ह्यूमन बॉडी से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? अप्लाइड फोर्स। इसके साथ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रहा है? दोनों को मिला के एक तरह से बैलेंस बना रहा है, इसीलिए गिर नहीं रहा। और अगर मेरे हाथ का फोर्स इस पे कम हो जाएगा तो और ग्रेविटेशन का फोर्स बढ़ जाएगा। कैसे? हाथ में से अगर मैंने फ्रिक्शन कम कर दिया, मतलब ये जो मेरा पकड़ रखा है यहाँ पे फ्रिक्शन ऑयल से अगर मैं पकड़ूं इसको दे, तो ये हाथ में से ये फिसलेगा, और फिसलेगा तो ये क्या होगा? नीचे आएगा इस तरह से। ठीक है? तो अगर उंगलियों का फोर्स कम हो गया या फिर हाथ का फोर्स कम हो गया, ये वायर से जो मैंने पकड़ा हुआ ये चार्जर है ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स का मतलब यही होता है कि ह्यूमन बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट मिलकर जो फोर्स लगाते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स। ओके? व्हेन टू वर्क with our hand, like lifting a weight or pulling an object, the force required is provided by the tension of our muscles. टेंशन मैंने बताया था ना, मसल्स में टेंशन होती है, मतलब जो स्ट्रिंग होती है वो मसल्स जो है वो खींचती है, अपने मसल्स को खींचती है, और वो ही टेंशन होती है मसल्स की जो टेंशन होती है वो इसी तरह से होती है। एक मसल उसको इधर खींचती है, दूसरी मसल्स उसको उधर से लूज छोड़ देती है। नीचे खींचना है तो नीचे वाली मसल खींचेगी, ऊपर वाली मसल्स उसको लूज छोड़ देगी। ऐसे होता है उसमें। When we need to apply a force, the brain sends a signal to muscle in the form of electrical signals via nerve cells, which makes the muscle contract. मैंने बताया था मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करती है, खींच सकती है ना। सिर्फ मसल जो है ना सिर्फ खींच सकती है, उसको धक्का नहीं मार सकती। मसल अपने आप में उसको खींच सकती है। This is how we can apply a force with our hands, legs, etc. हाँ बोलो। Sir, via मतलब के द्वारा।
के द्वारा। हाँ। तो अप्लाइड फोर्स समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो सबसे इजी है। फ्रिक्शनल फोर्स आप सबको पता है, दो ऑब्जेक्ट होंगे, फिजिकल Yes, कांटेक्ट sir, में समझ आएंगे, गए। तो उन दोनों के बीच में जो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और इसको रीड करेगी अंजनी। The resistance into the motion explains when two surfaces in contact move with respect to each other is called friction. Whenever the surface of one body slides over that of another, each exerts a force on the other which opposes the motion of the body. This is called frictional force. Frictional force comes into play only when two surfaces are in physical contact and is therefore a contact force. Friction is very complex phenomena and there is a lot about it that still needs to be explained. Two simple explanations for why friction is caused are as follows. First, any surface, however smooth, has a lot of irregularities when seen under a microscope. These irregularities are like hills and valleys. When two such surfaces slide over each other, there will be resistance to motion, means friction. Second, another theory that explains friction says that when two surfaces come in contact, their atoms and molecules pull each other due to electrostatic force. They stick to each other at microscopic level. When we try to slide the surface with respect to each other, this offers resistance to motion. Frictional force depends on two main factors, the nature of the surface in contact and the mass of the object. ओके देखो, फ्रिक्शन फोर्स में दो चीज़ें होती है। दो सरफेस होगी, जैसे मान के चलो इस तरह से एक सरफेस है और इसके नीचे ये दूसरी सरफेस है। देखने में तो ये क्या होगा कि अपने को दोनों प्लेन दिख रही है, लेकिन होता क्या है, जब आप माइक्रोस्कोप से इन दोनों की सरफेस को देखते हो तो इसमें इस तरह से सरफेस होती है ऊपर नीचे। माइक्रोस्कोप में ऐसे गड्ढे गड्ढे, यहाँ पे गड्ढे आपको दिखेंगे इस तरह से। ये दोनों एक दूसरे में फंस जाते हैं, इसी वजह से फ्रिक्शन जो है वो लगता है। मतलब जब आप इसको मूव करते हो तो एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे फंसने की वजह से ये फ्रिक्शन लगता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न इसमें ये है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में ही क्या है, उनके दोनों ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मतलब मैटर से बने हुए होते हैं। अब मैटर में क्या होता है, मैटर में एटम्स होते हैं। एटम्स में क्या होता है, कुछ चार्ज होते हैं, जैसे उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एटम्स में इस तरह के चार्ज होते Yes, हैं। sir. तो जब दो ऑब्जेक्ट को आप पास पास में लेके आते हो और उनको इस तरह से आप उनको एक दूसरे से ऐसे रब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब उसमें जो एटम जो हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे की तरफ। और उसी वजह से जो है अपने को उसको जो है, जब आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसमें दोनों को रब करने में थोड़ा सा फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं ये जो इस फोर्स का जो एक तरह से विरोध करता है, रेजिस्टेंस करता है, उस फोर्स को बोलते हैं आप फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों आता है ये, क्योंकि वो एटम जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के पास में जो है चिपकने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से वो ऐसा होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो कभी आपने बलून को अपने सिर से ऐसे रब किया और उसको दीवार से लगाया, तो उस बलून में जब आप ऐसे रब करते हो तो बलून के जो उसमें एटम्स हैं वो क्या होते हैं, दीवार पे चिपक जाता है सिर में जाके। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो जनरेट हो जाता है उसके एटम में, किसमें, जो बलून होता है उसमें। और फिर वो क्या करते हैं, दूसरे जो एटम है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो दीवार पे लगाओगे तो दीवार में जो मटेरियल जो यूज किया गया उसकी वजह से वो उसको चिपक जाता है और फिर बाद में वो इस तरह से वो दीवार में चिपका हुआ आपको दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। वो अपन स्केल लेते हैं फिर उसको रब करते हैं सिर पे, तो हाँ, फिर हाँ। वो छोटे छोटे होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। हाँ वो वाला इसी वजह वो इसी वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें कांटेक्ट फोर्स में नेक्स्ट है टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स। टेंसाइल से टेंशन हो तो हाँ, टेंशन फोर्स देखो, टेंशन फोर्स का मतलब होता है कि कोई चीज उसमें आपने कोई, जैसे कोई स्ट्रिंग है, रस्सी से कोई चीज लटका रखी है आपने, तो उसमें जो फोर्स जो उसमें टेंशन की वजह से जो क्रिएट हुआ है उसमें फोर्स, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। सर जैसे उसमें कोई स्ट्रिंग टेंशन है, होती है सर, कोई टेंशन रोप वाले है, force में। कोई फाइबर है या कोई केबल है, उसमें दो अलग अलग फोर्सेस में एक बैलेंस बनाने के लिए उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है और उसी टेंशन की वजह से उसमें क्या होता है,
एक टेंशन फोर्स जो है वो उसमें स्टोर हो जाता है। जब आप उस टेंशन को रिलीज करते हो उसमें से, मतलब जैसे रस्सी से आपने अगर कोई पत्थर बांधा हुआ है तो पत्थर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस रस्सी में टेंशन क्रिएट हो गई है। अगर वो पत्थर को आप हटा दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हट गया, और हटते ही वो क्या हो जाएगा, वो रस्सी जो है लूज हो जाएगी, उसमें जो टेंशन जो फोर्स था वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से वैसे टेंशन है क्या, असली वाला टेंशन सर वो? अरे टेंशन का मतलब होता है किसी चीज में तनाव, खिंचाव, वो माइंड वाला टेंशन नहीं है। ओके, सर चलो वाला। नेक्स्ट देखो नॉर्मल आपसे फोर्स। यही तो पूछो, माइंड वाला टेंशन है। नहीं, माइंड वाला टेंशन नहीं है, वो माइंड वाला टेंशन तो बोलते हैं लेकिन वो ऐसा कोई चीज है, होती नहीं है। नेक्स्ट देखो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब जो आपने नॉर्मली जो फोर्स देखते हो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है और उसके परपेंडिकुलर जब आप कोई फोर्स लगाते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये इसका फोर्स क्या है, ये इस तरह से फोर्स लगा रहा है अपने सरफेस पे, मैंने इसके परपेंडिकुलर ही, मतलब इसके 90 डिग्री पे अगर मैं इसको कैसे उठा रहा हूँ, मतलब ये जो मैंने फोर्स लगाया, चाहे कोई सा भी फोर्स हो, चाहे पुल फोर्स हो या फिर कोई सा भी फोर्स हो, मैंने इसको ऐसे उठाने में जो फोर्स लगाया 90 डिग्री पे लगाया ना, परपेंडिकुलर लगाया मैंने, तो इसी को बोलेंगे क्या, नॉर्मल फोर्स। द फोर्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 90 डिग्री पे जो फोर्स लगा परपेंडिकुलरली, उसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। ओके, तो ये थे कुछ कॉन्टेक्ट सर फोर्सेस। फिर कांटेक्ट नहीं सर, वो कांटेक्ट में तो आएगा ही नहीं ना, बिल्कुल 90 डिग्री का फोर्स लगेगा, वो पेन तो आया ही नहीं ना सर। कैसे, देखो ये पेन रखा हुआ है, पेन के टच में आ गया फोर्स, टच कर रहा हूं तभी तो ये कांटेक्ट में आया, नहीं आया? हाँ हाँ सर आ गया आ गया आ गया। चलो कांटेक्ट फोर्स देख लिए, अब देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्सेज होते हैं जिनको आप संपर्क के बिना भी आप फोर्स उस पर अप्लाई कर सकते हो, और इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं, देखो दीज फोर्सेज डू नॉट नीड एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे आर एक्टिंग एंड दे कैन ऑल्सो एक्ट थ्रू एम्प्टी स्पेस। मतलब कि खाली जगह से भी वो फोर्स लगाया जा सकता है, उसमें किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती है। द एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स are the forces which do not involve physical contact between two objects but act through the space between two objects। मतलब कि इसमें वही चीज़ फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी चीज़, लेकिन फिर भी वो फोर्स लगाएगा। ये देखो तीन तरह से अपन इस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को पढ़ सकते हैं। पहला तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपने अभी एग्जाम्पल में देखा। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाँ, मतलब सर, समझ जो मैंने में आ गुब्बारे गया। वाला बताया था ना, उसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो फोर्स लगा रहा होता है। और तीसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट जो है वो दूसरे एक जो फेरस कंटेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ खींचती है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तीनों फोर्स में फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती है, फिर भी एक दूसरे को अटैक करते हैं। कैसे करते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इसमें आपने देखा होगा कि ना सिर्फ अर्थ, आपने सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम पे सुना है कि अर्थ जो है वो एक फोर्स लगाती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बेटा सिर्फ अर्थ नहीं लगाती, इस यूनिवर्स में हर एक एटम, एटम का मतलब हर वो एक छोटी से छोटी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसमें वो फोर्स लगता है, उसमें अपने आप में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सर अर्थ पे एग्जिस्ट करती है ना। हाँ, जैसे ये जो पेन है और ये जो माउस है, ये दोनों एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहे हैं, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो इतना माइनर होता है कि वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, आप उसको फील ही नहीं कर सकते। लेकिन जो अर्थ इतनी बड़ी है तो उसका जो मास है, जितना ज्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उतना ही उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही उसमें एक तरह से वो फोर्स आपको फील होगा। इसीलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिखता है, लेकिन मून का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नहीं दिखता। लेकिन मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड आती है। देखा आपने हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में? तो हर Yes, sir, ऑब्जेक्ट हाँ, का sir. वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसको देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स विथ विच ऑब्जेक्ट्स पुल ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने बताया ना, हर ऑब्जेक्ट में अपने आप में दूसरी चीज को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, उसी को बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल एंड वी कैन फील इट ओनली इफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी मासिव। जैसे अर्थ है, बहुत ज्यादा मास है उसमें। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट कीप्स अस बाउंड टू द अर्थ।
ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अपने को अर्थ के ऊपर रखता है, चिपका के रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मेक्स द अर्थ मूव अराउंड द सन एंड ऑल्सो मेक्स द मून गो अराउंड द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही होती है, वो उसको उतने ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है कि वो उससे दूर नहीं जाती है। मून भी इस तरह से अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ऐसा करता है। इन फैक्ट आवर वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अस। जो अपना वेट होता है ना, वो एक्चुअल में ज्यादा कुछ नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अपने को फील होता है। इसका मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कर दिया जाए, अर्थ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कर दिया जाए तो अपने अंदर जो वेट है वो जीरो हो जाएगा। आप जो फील करते हो अपने अंदर जो वेट, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जैसे ये जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो वो हवा में फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, इस वजह से उनका वेट जो है वो जीरो हो जाता है, इसी वजह से वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो वेट है जो आप फील करते हैं अपने आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है उनके अंदर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट डिफरेंट magnitudes of the gravitational force. For example, gravitational force of the moon is about 1/6 that of the earth. This means that the weight of any object on moon will be 1/6 of its weight on earth. जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका ओनली 1/6 पार्ट ही किस में लगता है, मून में लगता है। मतलब मून से 6 टाइम ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। इसलिए अपने को अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो महसूस होता है, लेकिन मून का नहीं होता। एक मतलब और समझो, अगर मैंने जैसे बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वेट देखो, अगर अर्थ के ऊपर किसी का वेट अगर 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम अगर किसी का वेट अर्थ के ऊपर है और अगर वो मून के ऊपर जाएगा और अपना वेट करेगा तो मून के ऊपर इसका ओनली 1/6 पार्ट दिखेगा उसको, अर्थ का जो वेट है उसका 1/6 पार्ट ही फील होगा। तो 60 का 1/6 पार्ट कितना होता है? 60 मल्टीप्लाई 1/6, कट करो इसको 6 से 60 तो 10। तो अगर वो अर्थ पे 60 किलोग्राम है तो वो अगर मून पे जाके वो अपना वेट करेगा तो उसका वेट कितना आएगा? ओनली 10 किलोग्राम। ओके, तो इस तरह से आप अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग तरह से फील कर सकते हो, जो कि 6 टाइम है मून से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने आपको गुब्बारे वाला जो एग्जांपल बताया था, इसमें क्या होता है कि कुछ एटम्स होते हैं, कुछ जो भी एलिमेंट होता है उसके एटम्स होते हैं, उनमें इस तरह के एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो जनरेट हो जाना, मतलब उसको या तो आप उसकी सिचुएशन को चेंज करते हो तब, या फिर उसमें से फ्रिक्शन जब आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो तब उसमें जो फोर्स जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स बिटवीन electric charges is called electrostatic force. If we rub plastic objects like pen, comb or a CD with hair and bring it closer to tiny bits of paper, the bits of paper gets attracted to the plastic objects. जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि वो स्केल वाला जो अभी एग्जाम्पल जो अंजनी ने बताया था, वो वाला एग्जाम्पल, स्केल को जब आप रब करते हो और वो जो छोटे छोटे पेपर के पास में लेके जाते हो तो वो पेपर जो उसको अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पेपर उसके ऊपर चिपकने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ऐसा वो जो प्लास्टिक का जो वो स्केल है वो ऐसा कर रहा होता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एयर प्यूरिफायर्स एंड इन फैक्ट्रीज टू प्यूरिफाई एयर इन चिमनीज बिफोर लेटिंग इट एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर। और इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रो वो होते हैं ना प्यूरीफायर, इलेक्ट्रिक प्यूरीफायर, उसमें क्या होता है कि इसी तरह के वो एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और वो एयर से इस तरह की डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और जो प्योर एयर है उसको वो बार बार ब्लो करते रहते हैं। और ऐसे ही जो इंडस्ट्री होती है उनकी चिमनी में इस तरह के इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जो कि एयर से इस तरह के मतलब कि जो इलेक्ट्रिकली जो चार्ज जो पार्टिकल्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में वो जो एयर है वो ऑटोमेटिकली प्योर हो जाती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। सर अगर है ना बेटा माइक तो में जैसे अभी उठा। आपने बोला था, हाँ मुझे पता है सर, अभी आपने बोला था कि ये अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा तो अपना वेट भी जीरो हो जाएगा।
तो जैसे सर बलून जब ऊपर जाता है तो वो फ्लोट करने लग जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है तो उसका वेट भी जीरो होता है। नहीं, तो सर अगर आप वो बलून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्चुअल में डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट में मास होगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे एक जो कॉटन बॉल होता है, आपने देखा होगा कॉटन बॉल, उसको आप ऐसे फूंक मारोगे हवा में तो वो उड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर उसके अंदर जो मास है ना, जो उसका एक तरह से वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम है। कंपेयर करें एक पत्थर में, पत्थर इतना सा है लेकिन उसमें मास ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से वो जो है अर्थ के ऊपर रहता है। लेकिन एक हल्की चीज़ जैसे कि गुब्बारा, बलून जो होता है उसमें एयर होती है और एयर का जो मास है वो उस पत्थर के मास से काफ़ी कम होता है, इसलिए वो फ्लोट करता है। ठीक है, अगर है ना सर अपना जीरो हो गया तो फिर अपन भी फ्लोट करेंगे। हाँ, और अपना जीरो होता है, कहाँ जीरो होता है? स्पेस में चले जाओ, स्पेस में जीरो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए तो स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा। चलो नेक्स्ट जो फोर्स है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, आपने मैग्नेट देखी होगी। तो मैग्नेट क्या करती है? आयरन जिस ऑब्जेक्ट में उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। द फोर्स exerted by magnets on each other and on metals like iron and nickel is called magnetic force. Since magnet attracts iron, they are used to separate waste iron objects from garbage dumps so that they can be recycled. तो इस तरह के जो मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ किया जाता है गार्बेज हाँ, से सर, पता आयरन है। को अलग करने में, क्योंकि उसमें वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उस पर्टिकुलर जो एक बॉल होता है उसमें वो जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिकली, और फिर उसके वो चीज़ जो है, जो आयरन की जो चीज़ें हैं वो चिपक जाती है और उसको फिर सर साइड में दोबारा डंप बताओ कर दिया जाता सर, है। मेरे पास नेट चला गया था सर, आवाज नहीं आई। जो एक तरह से जो बहुत सारे जैसे वेस्ट मटेरियल के जो एक तरह से गैरेज जो होते हैं उसमें अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं। गियर क्या होते हैं सर? गैरेज, तो उसमें से अच्छा, जैसे गैरेज। अरे बेटा, कबाड़ के जो जगह होती हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के मेटल्स बिखरे होते हैं, उनमें से अगर आयरन को निकालना है तो इस तरह के मैग्नेट को जब आप उसमें लगाओगे तो सिर्फ आयरन आयरन उसके चिपक के आ जाएगा। तो इससे आयरन जो है उसमें से अलग हो गया। इस तरह का यूज किया जाता है मैग्नेटिक फोर्स से। तो ये था मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मैंने अभी आपको बता दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ना सिर्फ अर्थ लगाती है बल्कि छोटे छोटे जो भी ऐसा कोई थिंग है जो कि उसका कुछ ना कुछ मास है, वो अपने दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। यूनिवर्स में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगाए, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट ना करे। तो ग्रेविटी is not a property of earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on each other object. This force is known as gravity force. Electrostatic force, the force exerted by any charged body on another charged or uncharged body is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हर कोई ऑब्जेक्ट जो लगा रहा होता है दूसरे के ऊपर फोर्स, अगर उसमें इलेक्ट्रिकली वो चार्ज पार्टिकल हैं तो उसको फोर्स को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलुस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज फोर्स? आपको पता है फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स एक सर, वो मैं चीज है बताऊं, जो कि पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं या फिर स्क्वीज कर सकते हैं, और ये अपने को दिखता नहीं है, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं चीजों को ऊपर अफेक्ट को देखते पुश हुए। और पुल अबाउ ऑब्जेक्ट है सर, ओके, या फिर अपॉन ऑब्जेक्ट। हाँ। इलुस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखो, इसमें ट्रू एंड फॉल्स है। देखो, ए फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। हाँ, कर सकते हैं, बताया था ना, पीछे से कोई हाँ, आके true। धक्का मारेगा, तो ये ट्रू हो गया। सर स्क्रीन तो ऊपर करो, नहीं? अच्छा चलो। ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्लो डाउन बाय अप्लाइंग फोर्स, ये भी बताया था। यस सर। फुटबॉल का एग्जांपल, उसकी स्पीड को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। फोर्सेस दैट डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे आर एक्टिंग आर कॉल्ड
कांटेक्ट फोर्स, तो ये कांटेक्ट फोर्स होगा या फिर बाद में नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा? सर ये नॉन कॉन्टेक्ट तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट होता है कि नॉन कांटेक्ट होता है? नॉन कॉन्टेक्ट ये नॉन कांटेक्ट होता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ए मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स, राइट है, इसलिए ये ट्रू हो गया। तो आज हमने देखा फोर्स और फोर्स के डिफरेंट टाइप्स। कल हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रेशर, ठीक है। आपका काम ये है कि कल इसका जो प्रेशर वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, इसको आप कंप्लीटली रीड करके आएंगे। आज की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर, ओके सर।